नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सार्थक विनर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मधुप मालवी, मैं हिस्ट्री से नेट हूँ और फिलॉसफी से जेआरएफ हूँ। मैंने पिछले 2 वीडियो आपके सामने डाले थे जिनमें आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया और इस बार मैंने दिसंबर 2019 के प्रश्न जो मैंने सेकंड पार्ट के रूप में लिए हैं उनमें शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्नों का कलेक्शन किया है और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इनके माध्यम से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको पैटर्न की जानकारी होगी और एक जैसे प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, इस समय किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको मदद मिलेगी। आपको एक जैसे प्रश्न टॉपिक वाइज जो मैं धीरे धीरे कलेक्शन करता रहूँगा। अभी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का डाला हूँ, इसके बाद मैं रिसर्च एप्टीट्यूड का डालूँगा। उसके बाद इसी तरीके से अन्य जो टॉपिक हैं उनके प्रश्नों का संग्रह मैं करता रहूँगा और आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए सार्थक मिरर क्लासेस में। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, इसमें कथन और तर्क का प्रश्न है। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। और तर्क है, ऑनलाइन शिक्षण ऑफलाइन शिक्षण की तुलना में छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास में मदद करता है। मित्रों, यहाँ पर पहला कथन जो है, ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। आजकल ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम हो गया है जहाँ पर आप घर बैठे कहीं से भी किसी भी शिक्षण संस्थान से जुड़ करके शिक्षा कार्य कर सकते हैं और वहाँ से आप शिक्षा ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है। उसके बाद में आ जाइए दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑनलाइन शिक्षण ऑफलाइन शिक्षण की तुलना में छात्रों में आलोचनात्मक सोच के विकास में मदद करता है। दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ऑफलाइन शिक्षण में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑनलाइन शिक्षण में आपको नहीं मिल सकती हैं, जिसमें आप शिक्षक से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप वहाँ सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन वहाँ की होती है कि अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पर आप डायरेक्ट प्रश्न नहीं कर सकते हैं। और आज जो माध्यम बने हुए हैं गूगल मीट वगैरह के, उसमें भी नेटवर्क का इशू होता है, सारे तक सही तरीके से बात नहीं पहुँच पाती है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। इसलिए जो आलोचनात्मक सोच का विकास होता है वो ऑफलाइन शिक्षण में ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका जो तीसरा विकल्प आप देखेंगे तो ये आपको सही दिखाई देगा, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। उसके बाद में आ जाइए अब दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है। यानी बाकी 4 ऑप्शन में 3 घटक तो हैं, एक नहीं है। इसमें आप पहले भी देखिए, छात्रों की समझदारी की जांच के लिए प्रश्न पूछना। यहाँ पर देखिए, इसको प्रभावी शिक्षण के घटक के रूप में जाना जाता है, स्वीकार किया जाता है कि अगर छात्रों से प्रश्न पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से शिक्षण कार्य प्रभावी होता है। शिक्षक और छात्र के बीच में लगातार संवाद होता रहता है और निश्चित रूप से इससे शिक्षण कार्य को प्रभावी होने में मदद मिलती है। इसी प्रकार से अगर आप दूसरे विकल्प पे चलिए, छात्रों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना यानी फीडबैक उपलब्ध कराना, ये भी इसी से संबंधित बात है। यानी जो भी शिक्षण कार्य किया गया है उसका फीडबैक उपलब्ध कराना छात्रों को। तीसरा है सीखने में लगने वाली समयावधि के बारे में लचीलापन, ये भी सही होगा प्रभावी शिक्षण के लिए। यानी अगर शिक्षक कक्षा में कोई अध्यापन कार्य कर रहा है तो उस कंडीशन में अगर वो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करता है और उस समयावधि के बारे में फ्लेक्सिबल है, लचीला है, तो निश्चित रूप से शिक्षण कार्य में इसको मदद मिलती है उसको प्रभावी बनाने में। और चौथा विकल्प आप देखेंगे तो इसमें है छात्रों के व्यवहार में प्रतिक्रियात्मकता। तो यहाँ पर ये विकल्प सही नहीं होगा, क्योंकि प्रतिक्रियात्मकता को कभी भी सही तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि शिक्षण कार्य चल रहा है, अगर छात्र बार बार रिएक्ट करेगा तो इससे शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं होगा, बल्कि उसमें अवरोध उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, यानी चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आप छात्रों के व्यवहार में प्रतिक्रियात्मकता यानी रिएक्टिविटी इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर आ जाइए आप तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन किससे निर्धारित होता है। तो व्हाट डिटरमाइंस द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं, प्रज्ञा, अभिप्रेरण, शारीरिक गठन, लिंग।
देखिए एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहा है। एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, प्रज्ञा है, अभिप्रेरणा है। इसमें शारीरिक गठन और लिंग यानी जेंडर से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी यानी पहला वाला। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। चौथा प्रश्न है, निम्नांकित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान, व्यक्तित्व पूर्णता, हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय, सामाजिक दायित्व के निर्वहन का अवसर देने के उच्च समानता है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आपके सामने दिखेंगे। औपचारिक शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, मूल्य शिक्षा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मूल्य शिक्षा। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण है? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें पहला है संज्ञानात्मक सक्षमता, कॉग्निटिव एबिलिटी बोला जाएगा। दूसरा है भावनात्मक सक्षमता, तीसरा है विधिक सक्षमता और चौथा है सामाजिक सक्षमता। यहाँ पर न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न में पूछा गया है तो संज्ञानात्मक क्षमता है इसमें मानी जाती है, भावनात्मक सक्षमता भी है, सामाजिक सक्षमता भी, लेकिन अगर हम न्यूनतम रूप से बोलेंगे तो विधिक सक्षमता इसका करेक्ट आंसर है, यानी लीगल कैपेबिलिटी इसमें जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षागत अंतःक्रियाएँ मुख्यतः किसके द्वारा प्रभावित होती हैं? यानी जो कक्षा में अंतःक्रिया इंटरैक्शन हो रहा है, छात्र अध्यापक के बीच में परस्पर संवाद हो रहा है, वो किसके द्वारा प्रभावित होती हैं? तो इसमें देखिए पहला जो विकल्प दिया है छात्र प्रतिबद्धता, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर छात्र प्रतिबद्ध होगा तो निश्चित रूप से कक्षा का वातावरण होगा वो अच्छा बना रहेगा। दूसरा, यदि आप ऑप्शन चलें शिक्षक केंद्रित वातावरण, अगर शिक्षक केंद्रित वातावरण बन जाएगा तो निश्चित रूप से शिक्षक ही केवल केंद्र में रहेगा और अध्यापक ही इसमें छात्रों की अवहेलना होगी। इसी प्रकार से संगठनात्मक पर्यवेक्षण और अवांछित हस्तक्षेप इसका जो होगा आंसर नहीं होगा, ये दोनों ही सही नहीं होंगे। इसका मतलब इसमें पहला जो आंसर है वही सही है, छात्र प्रतिबद्धता। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिकतम निष्पादन परीक्षण का कौन सा उदाहरण है? अधिकतम जो निष्पादन परीक्षण होता है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है, उसका कौन सा उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अभिरुचि परीक्षण। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट इसका करेक्ट आंसर है, यानी अगर मैक्सिमम परफॉर्मेंस मापनी है तो इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट को बेस्ट माना जाता है, इसलिए क्योंकि इस एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से जो छात्रों में किसी भी क्षेत्र में जो कार्य करने की कुशलता होती है, उसकी जो संभावनाएं होती हैं, उनको जानने का प्रयास किया जाता है। यानी किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी छात्र है या जो भी सीखने वाला हो कितना अच्छा कार्य कर सकता है, उसकी संभावनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अभिरुचि परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा के परिवेश में अध्यापक द्वारा सूचना आदि के परिणाम स्वरूप होगा, क्या होगा? देखिए उच्च स्तरीय सहभागिता यानी हाई लेवल पार्टिसिपेशन, दूसरा है शब्दार्थ संबंधी स्पष्टता, तीसरा है प्रभावी प्रभाव इफेक्टिव इफेक्ट जो है, और चौथा है विलंबित प्रतिपुष्टि। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विलंबित प्रतिपुष्टि होगा, यानी डिलेड फीडबैक। मतलब ये है कि अगर छात्र और अध्यापक के बीच में शिक्षण कार्य चल रहा है और अध्यापक बहुत ज़्यादा सूचनाएं छात्रों को दे रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा कि जो फीडबैक होगा वो डिले हो जाएगा, उसमें डिलेड फीडबैक इसका जो करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपके सामने ये कुछ प्रश्न रखे, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। आगे भी इसी प्रकार के प्रश्नों को मैं बीच बीच में ले आता रहूँगा टॉपिक वाइज, और कुछ टॉपिक बीच बीच में बताता रहूँगा आपको, उससे आपके कॉन्सेप्ट की भी जानकारी होगी और साथ ही साथ जो क्वेश्चन होंगे उनको भी आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।